अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत। राइटर धनक हाशमी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और पढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। आ रहा है तूफ़ान जिसके नाम से है सभी अनजान। मेगा प्रोजेक्ट सरप्राइज एपिसोड फर्स्ट। सरप्राइज तो नहीं है, ये नॉवेल कंप्लीट है, लेकिन हम दो दो पार्ट्स रीड कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को और भी नॉवेल्स कंप्लीट अपलोड करनी होती है ना। लास्ट में जिन लोगों को लॉन्ग नॉवेल पसंद है उनके लिए मैं कंप्लीट भी करके अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह जब ये नॉवेल कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। सिलिकॉन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे यहाँ देखकर शशदर सा उसकी तरफ बढ़ा। मिस्टर जैदी, आप कहकर मुखातिब करे। वो मसनूई गुस्सा दिखाने लगी। वो इसके तरफ से तब मुखातिब पे गुस्से से मुठ्ठियाँ भेज गया और उन तीनों पे एक सरसरी मगर बेतासुर नज़र डालकर रिवॉल्विंग चेयर की तरफ बढ़ी जो होंक बने खामोशी से उसकी हर हर हरकत का मुलाहजा कर रहे थे। मैं वो हूँ जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अपनी कंपनी के इन्वेस्टर के तौर पर, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि मैंने आपकी कंपनी में 50% इन्वेस्ट किया है। मिस्टर रुबाजदी एंड मिस्टर फारिस शाह, इस हिसाब से मैं आपकी बॉस हूँ। एक शान से रिवॉल्विंग चेयर पर बैठती उन तीनों के चेहरे तकने लगी जो उसके इंकशाफ पर हैरत के समंदर में गोताजन बुत बने खड़े थे। ओह हेलो, एक्सक्यूज़ मी, इस चेयर पे बैठने का हक या तो मेरा है या फारिस शाह का है, क्योंकि ये बॉस की कुर्सी है, कोई आम कुर्सी नहीं है, समझी? रुबाज अदी तंबीही अंदाज में कहता आगे बढ़ा और उसकी रिवॉल्विंग चेयर अपनी तरफ मोड़ता, चेयर के दोनों तरफ अपने दोनों हाथ टिकाता, ज़रा फासला रखता, उसके ऊपर झुकता, उसे अपनी सख्त नज़रों के सार में ले गया। मिस्टर जैदी, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं इस कंपनी की 50% की मालिक हूँ, यानी इस कंपनी का आधा हिस्सा मेरा है, तो इस चेयर से दस्तबरदार होने की ज़रूरत मुझे नहीं, आपको है। वो कुछ जताते अंदाज में बोली, ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? यहाँ कोई मूवी चल रही है क्या? ये ऑफिस है हमारा और तुम आकर कुछ भी कह दोगी तो क्या हम मान जाएंगे? नो नेवर। वो दांत चबाने लगा जबकि नीली आंखें गुस्से की ज्यादती से सुर्ख पड़ गई। ये कोई नाटक नहीं, हकीकत है और उसका सबूत है ये पेपर्स, इन्हें पढ़ो। उसने अपने हाथ में मौजूद एक फाइल उसकी जानिब बढ़ाई, जिसे फौरन थामता और सीधा खड़ा हुआ और उस फाइल में दर्ज हर बात पढ़ने लगा। और जैसे जैसे पढ़ता गया उसकी हैरानी मजीद इजाफा होता गया, जबकि अब चेहरे पे फिक्र की परछाइयाँ भी लहराई थी। ये कैसे हो सकता है? सिलिकॉन के पास रातों रात पैसे कहाँ से आ गए? तजब्जुब का शिकार दिल में बोला और उसे एक नज़र हैरत से देखकर साथ खड़े फारिस को वो फाइल थमाता खुद खामोशी से खड़ा हो गया। फारिस ने फाइल पढ़कर अपने बाप यजदान शाह को थमाई। पुरसुकून सी रिवॉल्विंग चेयर पर बरजमान एक हाथ ठुड़ी पे टिकाए उन तीनों के चेहरों के बेचैनी के तासुरात देखती लुत्फानंदोज हो रही थी। जब इंसान की ख्वाहिशात का ताज टूटता है तो अक्सर वो बुखला जाता है, जाने बगैर की बुखलाहट अकल को निगल कर दिमाग खाली कर देती है, जैसे इस वक्त मैं आप तीनों के चेहरे देख रही हूँ। बात करते करते अपने मोबाइल का पासवर्ड खोलती उसमें मसनूई मसरूफियत जाहिर करने लगी। तो उम्मीद है कि अब आपको हर सवाल का जवाब मिल गया होगा, इसलिए आइंदा यहाँ नॉक करके आइएगा, क्योंकि ये आपका घर नहीं, सिलिकॉन जैदी का ऑफिस है जो अब आप दोनों की बॉस है। वो चंद मिनट बाद मोबाइल पर नजरें मरकूज किए मसरूफ से अंदाज बोली, जिस पे वो तीनों सुलगते सबर के घूंट भरते उसके कैबिन से निकलते चले गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अब जब कोई बिना नॉक किए दोबारा उसके कैबिन में आया। क्यों आए हूँ? आंखों में नफरत समय पूछा गया। तुम्हारे लिए, वाज़ेह तौर पर जवाब दिया। वजह उसकी आंखों में देखते हुए उस रिवॉल्विंग चेयर पे बरशमान उसने इस्तफसार किया। तुम? वो शिद्दत से बोला। मकसद? फिर से सवाल दागा गया। तुम? जुनूनी अंदाज में कहता उसे कोई दीवाना लगा। तुम हो सब कुछ, जुनून, दीवानगी, इश्क, मोहब्बत, प्यार, सब कुछ तुम हो। विजियानी अंदाज में कहता उसके पास आ खड़ा हुआ। यह हक तुम खो चुके हो। उसने कुछ याद दिलाया। नहीं सिलिकॉन जैदी, तुम सिर्फ फारिस शाह की हो। आखिर कैसे तुमने मुझे छोड़कर उस रूबाज जैदी को चुन लिया? तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया कि मुझ पर क्या बीतेगी? तुम हो मेरा सब कुछ, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं। मेरी दुनिया, मेरी कायनात, मेरी किस्मत, सब कुछ तुम हो। देखो सिलिकॉन जैदी, तुम्हारे इश्क में, तुम्हारी बेहद जुनूनियत में फारिस शाह क्या से क्या बन गया। तुम तो मेरी जान थी, मेरी जान हो और मरते दम तक सिर्फ मेरी ही जान रहोगी। और तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। तुम नहीं बर्दाश्त कर सकता कि तुम्हें कोई और देखे, छुए।
कोई और चाहे, वो तुम्हें चाहता है, देखा तुमने कि वो तुम्हें चाहता है, लेकिन मैं तो तुम्हें इश्क की गहराइयों तक डूब कर चाहता हूँ। मेरे इस इश्क की कोई तो सज़ा होगी। क्यों तुम मुझे बेबस करती हो? तुमसे दूर नहीं जा सकता। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। फिर क्यों तुम मुझसे दूर हो गई? वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर एक झटके में उठा था और उसकी कमर पे हाथ रखता हुआ अपने करीब करता दीवानगी से कह रहा था। जब उसे पीछे धकेलते उसके गाल पे थप्पड़ जड़ चुकी थी। मुझसे दूर रहो, समझे, नफरत करती हूँ तुमसे। तुमने मुझे दिया ही क्या है आज तक सिवाय दर्द के? तुमने मुझे कोई एहसास नहीं दिया। और फिर किस हक से तुम ये कह सकते हो कि मैंने रुबाज ज़ैदी को चुना? मैं जिसका चाहूँ इंतखाब करूँ, जिससे मर्जी शादी करूँ। तुम होते कौन हो मुझसे ये सब कहने वाले? मैं वो सिलिकॉन ज़ैदी नहीं हूँ जो तुम्हारे जरा सा चिल्लाने पर सहम जाया करती थी। और डरी सहमी सिलिकॉन ज़ैदी मर चुकी है जिसका तुमने कत्ल किया था। अब जो तुम्हारे सामने खड़ी है सिलिकॉन नहीं, ये रुबाज ज़ैदी की बीवी है, जिस पे सिर्फ रुबाज ज़ैदी का हक है। आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो इस तरह वार्निंग देने के बजाय लॉकअप में चक्की पिसवाऊंगी। उंगली उठाकर तंबी ही कर रही थी। गहरी सब्ज आंखों में उसके लिए नफरत ही नफरत थी। अभी वो यूं ही अपने गाल पे हाथ रखे शशदर सा उसकी बातें सुन रहा था जब वो कैबिन में दाखिल हुआ और उन दोनों को यूं खड़ा देखकर काफ़ी हैरान हुआ, जबकि दोनों उसे अचानक आते देख के गड़बड़ा गए और सिलिकॉन बिला ताखिर दौड़ती हुई जाकर रुबास गले से लग गई, जिसपे वो साकित और जामी सांस रोके उसे खुद से लिपटा देखकर खुशगवार हैरत और तजस्सुस में मुब्तला हो गया, जबकि फारिस उसे यूं रुबास गले लगते देख के अंदर तक सुलग गया। सिलिकॉन क्या हुआ? उसके गिर्द मजबूती से हिसार बनाता उसके बाल सहलाता पूछने लगा। कुछ नहीं, उसके सीने में मुंह छुपा गई। जबकि ये सब फारिस से देखा न गया तो वो उन दोनों से नजर चुराता फौरन कैबिन से निकलता चला गया। नहीं, कोई बात तो नहीं तो ज़रूर है। वो एक हाथ से उसके बाल और दूसरे हाथ से उसकी कमर से हिला रहा था। कुछ नहीं। उसके हिसार से निकलना चाहा, लेकिन यह हिसार उसके शौहर का था तो कैसे उसे निकल पाती? वो उसके हिसार में कैद आंखें मूंद गई। दोनों कुछ देर अपनी नफरत इंतकाम बुला एक दूसरे को महसूस करते रहे कि अचानक उसके दिल में लगी नफरत की आग भड़की कि वो फौरन उससे अलग हुई। वो जो उसका सर थपक रहा था अचानक उसके अलग होने पर हैरान हुआ। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैं नहीं चाहती थी कि हमारे दरमियान जैसा भी रिश्ता है, मतलब कि हमारी नफरत वो वैसी ही रहेगी। लेकिन दुनिया के सामने हमें हमारी नफरत दबानी होगी। हमें ये दिखावा करना होगा कि हम दोनों के माबैन नफरत नाम की कोई चीज़ नहीं। वो बेतासुर लहजे और नज़रों से कहती उसे तकने लगी जिसे उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। हाँ तो साफ साफ कहो ना कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी। उस मोहब्बत का नाटक करना होगा। वो मोहब्बत लफ्ज़ पे जोर देता शरारत से बोला, ये तो है, लेकिन मिस्टर जैदी अभी मसनी मोहब्बत के बजाय अगर हम काम पे फोकस करें तो बेहतर होगा। संजीदगी से कहती रिवॉल्विंग चेयर की तरफ बढ़ी, जिसका वहां से मतलब यही था कि अब तुम जा सकते हो। वो उसके इशारे पे दांत पिसता वहां से निकल गया। ओह, तो तुम मेरे लिए आए हो फारिस शाह, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि औरत की मोहब्बत और नफरत दोनों ही खतरनाक होती है। मैंने तुमसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत की थी, तुम्हारे लिए अपनी ज़ात को फरामोश कर दिया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सिलिकॉन ज़ैदी को इतने टुकड़ों में तोड़ा है कि जिसका ढूंढना ही मुमकिन नहीं। मैं तो एक आम सी लड़की थी जिसे हर लड़की की तरह चाहत की तलब थी। मैं प्यार की भूखी थी, लेकिन तुमने मुझ पर सिर्फ तशनगी दी। मेरे दिल में मौजूद तुम्हारे लिए मोहब्बत को नफरत का लिबास तुमने पहनाया। मेरी आंखों में, मेरे दिल में, मेरे वजूद में, मेरी रूह में तुमने अपनी बेवफाई का जहर भर दिया, और अब ये जहर तुम्हें कतरा कतरा निकल जाएगा। तुमने मुझे धुतकारा था ना, अब मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जाऊंगी जहां तुम ना जी सकोगे, न मर पाओगे। जब नफरत की हदें टूट जाएगी तब वजूद खाक होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, और सिलिकॉन ज़ैदी तो बहुत पहले मर चुकी है। अब तो नफ़रत की जुनूनियत में फना होना है, और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी नफ़रत मुझे कहाँ तक ले जाएगी। वो रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त पे टेक लगाए हाथ में पेन थामे से घुमाती छत पे निगाहें मरकूज़ किए फारिस शाह से मुखातिब थी, और आखिरी जुमले में उसका लहजा चट्टान किसी सख्ती लिए हुए था। उसने बहुत दर्द सहा था, बहुत जख्म अपने सीने पे खाए थे, और शायद वो उसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाली थी। वो आज हॉस्पिटल से जल्दी फ्री होकर ड्राइवर के साथ घर आ गई और सर में दर्द होने की वजह से अपने लिए चाय बनाने की नीयत से किचन में दाखिल हुई। जब आलिया बेगम को पहले से दोनों मुलाजमाओं के साथ लंच की तैयारी करते पाया, उन्हें सही सा देख कर नज़रअंदाज करती आला तर्ज के बड़े से फ्रिज की तरफ बढ़ी, जबकि उन्होंने उसे देखकर नागवारी से अपना चेहरा मोड़ लिया और इसमें से दूध निकाल कर शेल्फ पर रखा और चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया। पानी उबलने के बाद उसने दूध के साथ चाय की पत्ती डालकर चाय तैयार की और जल्दी से कप में उंडेलकर चीनी का एक चम्मच भरकर उससे पहले के चाय में डालती कि धड़ाम से चीनी का डब्बा ज़मीन बोस हो गया। लड़की, तुम कोई काम देख कर नहीं कर सकती? पता नहीं मुझसे कौन सा गुनाह सरजद हो गया जिसकी सज़ा के तौर पर तुम मेरे बेटे की
जिंदगी में आगे आलिया बेगम से नीचे झुककर चीनी का डब्बा उठाते देख कर गुस्से से बोली, जबकि पास खड़ी दोनों मुलाजमाएं भी उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। आप हद से। इसने कुछ कहने के लिए लब वाह किए, लेकिन सामने से आते रजाल और बीजान को देखकर उसने चेहरे पर मजलूमियत तारी की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया मम्मा जान। वो मगरमच्छ की तस्वीर बहाने लगी थी। बस बस बीबी, बहुत सुन लिया तुम्हारे ये बहाने। गलती भी करती हो और मानती भी नहीं हो। वहाँ तुम्हारा शोहर दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और तुम यहाँ इन्हीं पैसों से लाई गई चीज़ों को ज़ाय कर रही हो। और तुमने मेरे बेटे पे ना जाने कौन सा जादू किया है कि पहले जो इरसाल मेरी हर बात मानता था, इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती थी, अब वो मेरी कोई नहीं बात मानता। वो सच ही कहते हैं, जैसा बाप वैसी बेटी। तुम्हारे बाप ने मेरी सौतन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे थे, तो तुम भी तो उसी का गंदा खून हो। आवारा बदचलन। वो अपने मुंह से और भी जहर उगलती के चटाक की आवाज़ से किचन में सन्नाटा छा गया। बीजान, रिचा ने मसनूई हैरत से कहा था, तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म नहीं आई? बहू कुछ तो लिहाज क्या होता कि सिर्फ तुम्हारी बहू नहीं, हमारी पोती भी है। और तुमने किस हक से ये सब उसे कहा? तुम्हारे बेटे ने अपनी मर्जी से इससे शादी की है, किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की थी उसके साथ, जो तुम उसे ये सब कहकर अपनी तरबियत दिखा रही हो। हमें तो उस दिन अफसोस हो रहा है जब तुम्हें बिहा कर इस घर में लाए थे। बीजान उन्हें सद निगाहों से घूरती शदीद गुस्से में बोली, जबकि अरजाल अपनी माँ के मुंह से ऐसे गुफ्तगू सुनकर किचन की दहलीज पे खड़ा नागवारी और तासुब से उन्हें देख रहा था, क्योंकि वो बीजान के जोर देने पर किचन में दाखिल नहीं हुआ था और खामोश ही रहा था, क्योंकि बीजान जानती थी कि अगर वो किचन में दाखिल हो जाता तो जो थप्पड़ उन्होंने अपनी बहू के चेहरे पर जड़ा था वो हाथ इरजाल के भी हो सकते थे, और वो उन माँ बेटे के बीच मजीद नाचाकी नहीं चाहती थी। बीजान छोड़िए ना, इसमें मम्मा जान की कोई गलती नहीं, मुझसे ही जल्दी जल्दी में काम ठीक से नहीं हो सका। वालियाना बेगम के चेहरे पे गम और गुस्से की कैफियत देखकर अंदर तक सरशार होती मसनूई मासूमियत से बोली, नहीं रिचा, ये भले ही हमारी बहू है, लेकिन उसे सही और गलत के बीच फ़र्क पता होना चाहिए। वो इन्हें कड़ी नज़रों से देखकर नागवारी से अपना चेहरा मोड़ गई। नहीं बीजान, प्लीज़ आप मेरी वजह से इन्हें कुछ मत कहें। मैंने उनकी बातों को दिल पर नहीं लिया, उन्हें माफ़ कर दे। वो मन्नत भरी लहजे में कहने लगी, ठीक है, लेकिन आइंदा हम तुम्हारी ज़ुबान से ऐसे कोई अल्फाज न सुने, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तंबीह अंदाज में कहने लगी, चले बीजान, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। वो होंठों पर फीकी मुस्कुराहट सजाए उन्हें सहारा देती किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मिसेस जैदी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपके गुनाहों की ही सजा है, जिसे सिर्फ आपका बेटा नहीं, हम सब भी भुगत रहे। खैर, मैं भी किसे कह रही हूँ, जो औरत होकर एक औरत की इज्जत नहीं कर सकती, वो औरत कहलाने के लायक ही नहीं, जैसे कि आप। वो मुड़कर आलियाना बेगम को सदमे और गुस्से से खड़ा देखकर दिल में नफरत से उनसे मुखातिब हुई थी। जब किचन के दरवाजे पे खड़े रिजाल से टकराती, उससे पहले कि ज़मीन बोस होती, वो उसे अपने मजबूत बाजों में थाम चुका था। कुछ पल तो दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में देखते खोए रहे, लेकिन पास खड़ी बेजान के जुमानी अंदाज में गला खंखारने पे होश में लौटते दोनों एक दूसरे से अलग हुए। रिजाल अपनी हरकत पे खजल होता बेजान से नजर चुराता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो उन्हें शानों से थामे हया से पलके झुकाए उनको लिए कमरे में चल दी, लेकिन जीने चढ़ते रिजाल की पुश्त पे नजर डालना नहीं भूली थी। दिल में बेचैनी, धड़कनों में इर्तियाश, आंखों में चमक, अंदाज में शिद्दत, ये सब उनकी मोहब्बत के आगाज़ का पता दे रहे थे, जिससे वो दोनों भी अनजान थे। वो बीजान को कमरे में छोड़ती ऊपर आई, जहाँ वो काउंच पे बैठा सामने मौजूद टेबल पे लैपटॉप रखे शायद ऑफिस का काम कर रहा था। रिचा, इधर आओ मेरे पास। वो उसे कमरे में दाखिल होते देख के उन्होंने उस लैपटॉप पे नजर जमाए नरमी से बोला। वो जो उसकी बुखार पर अपनी हैरानी पे काबू पाती उसकी तरफ चलती हुई आई। बोलो, सुन रही हूँ, सपाट लहजे में कहा गया। बैठो। काउच के एक साइड टिकता उससे जगह बनाता बैठने का इशारा करने लगा, जिस पे वो खामोशी से उसके साथ काउच पे बैठ गई। कहो, क्या कहना चाहते हो? वही बेतासु लहजा, जबकि नज़र झुकी हुई थी। उसने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए। आई एम सॉरी, आज मम्मा जान ने तुम्हें जो कुछ भी कहा, या मेरी गैर मौजूदगी में भी आज तक तुमसे जो भी कहा, मैं उन सब के लिए उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। वो हज़न व मलाल और भरपूर अपनाए से कहता आज उसे कोई अलग ही अरसाल जैदी लगा था। तुम्हें माफ़ी मांगने की या शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके हल्के सी मुस्कुराहट से दिए गए जवाब पे वो बेसाख्ता उसकी पेशानी पर लब रख गया। रिचा, जो उसके लिए तैयार ना थी, उसके यूं करीब आने पे हया से बोझल पलके झुकाए अपने माथे पे उसका लम्स महसूस करने लगी। कुछ पल तो वो यूं ही उसकी पेशानी पे झुका रहा, और फिर वहां से लब हटाते उसके गाल पे लब रखे, और फिर गालों से उसकी गर्दन तक का सफ़र उसने कब तय किया ये उसे खुद भी खबर ना थी। उसकी गर्दन पे जा बजा अपनी मोहब्बत अपने होठों का लम्स छोड़ता उसे अंदर तक कपकपाने पे मजबूर कर रहा था। उसकी बढ़ती जसारत उसे हैरान और परेशान
وہ بت بنی بیٹھی رہی، دونوں کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ اس نے مزاحمت کرنا چاہی تو اسے کمر سے تھامتا مزید اپنے قریب کر گیا۔ اس کا یہ بہکا بہکا انداز آج اس کی جان لبوں پہ لے آیا تھا۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ تم پر حق جتا سکوں؟ وہ اسے اجازت تب نظروں سے تکنے لگا جب وہ شرمیلی مسکان لبوں پہ سجا اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، تو وہ اس کی رضامندی جان کا دل سے سرشار ہوتا، اس کا گرد بازو پھیلاتا، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا، اسے کاؤچ پہ لٹاتا اس کے اوپر جھکتا چلا گیا، جبکہ رجا بت بنی اس کے رحم و کرم پہ لیٹی آنکھیں موند گئی۔ ہاں ہاں ڈارلنگ، آنکھیں کیوں بند کر لی؟ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ اس کے زمائنی انداز میں کہے گئے سوال پہ جھینک گئی۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں، وہ شرم خفگی سے بولی۔ تم کچھ زیادہ نہیں شرما رہی؟ اسے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے دیکھ کر وہ شریر ہوا اور اس کے اوپر سے اٹھتا اتحاد سے بازو میں اٹھائے بیڈ پہ لٹاتا خود اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکتے اس نے لائٹ آف کی۔ ارسال پلیز، وہ جو پہلے اس کی اجازت لینے پر ہاں کر چکی تھی لیکن اب اسے قریب آتے دیکھ کر خائف سی آواز میں مزاحمت کرنے لگی۔ آج کوئی مزاحمت نہیں مسز، بہت دور رہ لیا ہم نے۔ اندھیرے میں اس کی مدہوش آواز گونجی اور پھر وہ مکمل طور پر اس کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا، جبکہ رچا نے بھی تھوڑی سی مزاحمت کے بعد خود سپردگی دے دی، جس پہ وہ مطمئن ہوتا آج پورے استحقاق سے اس سے اپنا حق وصول کر رہا تھا۔ مس مہرما، یہ پریزنٹیشن واپس لے جائیے، کیونکہ جن کلائنٹس کے لیے یہ پریزنٹیشن بنوائی گئی تھی ان کے ساتھ ہماری ڈیل کینسل ہو گئی ہے، اس لیے اب وہ پاکستان نہیں آ رہے۔ ٹیبل پہ پڑا پیپر ویٹ گھماتی رسانے سے بولی، لیکن میم، محنت کو ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ کسی اور کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے میں کام آ جائے۔ اور بیچاری جو اتنے گھنٹے لگا کر پریزنٹیشن بنا کر لائی تھی، اس کے منع کرنے پر افسوس اور امید سے بولی، مس مہرما، ضرورت سے زیادہ سمجھداری انسان کو بیوقوف بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ حد سے زیادہ سمجھداری دکھانے والا اس بھرم میں جیتا ہے کہ اس سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، لیکن یہ سمجھنے میں وہ دنیا کی نظروں میں بیوقوف ثابت ہو جاتا ہے۔ اس پریزنٹیشن فائل کو ایک نظر دیکھ دوسری نظر اس کے سراپے پہ ڈالی اور کچھ عجیب سے لہجے بولی، مطلب میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ حیرت سے بولی، مس مہرما، اس دنیا میں ہر انسان الگ الگ مزاج کا ہوتا ہے۔ یہ پریزنٹیشن ان کلائنٹس کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے بنوائی گئی تھی جن کے ساتھ ہماری ڈیل ہونے والی تھی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نئے کلائنٹ کو بھی یہی پریزنٹیشن پسند آئے گی؟ فارس اور روباز بھی اب اسی کیبن میں موجود تھے۔ ایل شیپڈ کے 3 ٹیبلز اب اس بڑے سے کیبن میں رکھے گئے تھے، جن کے آگے 3 ریوالونگ چیئرز تھی، جس پہ وہ تینوں براجمان تھے، لیکن تینوں ٹیبلز میں تھوڑا فاصلہ رکھا گیا تھا۔ فارس اور روباز خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے، کیونکہ ان کی انویسٹر ہونے کی وجہ سے اگر وہ اسے کچھ بھی کہتے تو وہ ایک پل میں ان کی کمپنی میں اپنے انویسٹ کیے گئے پیسے واپس لے کر یہاں سے چلی جاتی، اور وہ دونوں ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان دنوں ان کی کمپنی کافی لاس میں تھی۔ یس میم، وہ سلیکون کے انداز اور اس کی سوچ سے کافی متاثر لگ رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے فارس شاہ محبت کرتا تھا، کیونکہ آج سے 6 مہینے پہلے جب فارس نے اس سے شادی کرنے سے اپنے والد یزدان شاہ کو انکار کیا تھا، تب مہرما نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وقت پر ہاسپٹل پہنچنے کی وجہ سے اسے بچا لیا گیا تھا۔ اس دن ہاسپٹل میں اس کے اظہار پر جب فارس شاہ نے یہ کہا تھا کہ وہ سلیکون زیدی سے محبت کرتا ہے، تب وہ اپنے درد میں اس لڑکی کا نام ٹھیک سے نہیں سن سکی تھی، اور اس نام کو بعد میں اس نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی تھی، اور خاص کر جب آفس کے اسٹاف کو پتہ چلا کہ لڑکی ان کی باس ہے تو اسے ایک پل کو یہ لگا تھا کہ شاید یہی وہ لڑکی ہے جس سے فارس شاہ محبت کرتا ہوگا، لیکن پھر جب سب کو یہ معلوم ہوا کہ فارس شاہ کا بزنس پارٹنر روبا زیدی اس لڑکی یعنی سلیکون زیدی کا شوہر ہے، تو یہ سن کر مطمئن ہو گئی تھی کہ فارس شاہ کو کسی شادی شدہ لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اسے حاصل کرے گا، کیونکہ وہ اسی کی ہے، اسی لیے وہ سلیکون کو لے کر بالکل بھی انسیکیور نہیں تھی۔ میم، کیا میں جا سکتی ہوں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ یس، اس نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا، تو وہ خاموش سی کیبن سے نکلتی چلی گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ارزال زیدی کے ساتھ ڈیل کر لینی چاہیے، فارس شاہ اپنی چیئر پہ قدرے بلند آواز میں بولا، جس پہ وہ دونوں جو اپنے کام میں مصروف تھے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مسٹر شاہ، بزنس اس سے نہیں کیا جاتا جس سے رشتہ داری ہو، کیونکہ رشتہ داری میں بزنس کے نہیں گھاٹے کے سودے ہوتے ہیں، اور سلیکون زیدی اپنے کام میں رشتہ داریاں نہیں نبھاتی۔ روباس نے کچھ کہنے کے لیے لب واک یہی تھے جب وہ ایک بے تاثر نظر فارس کے چہرے پر ڈال کر
سرد و ناگوار لہجے میں کہتی دوبارہ لیپ ٹاپ پہ نگاہیں مرکوز کر گئی۔ تو مطلب مسز زیدی یہاں بھی آپ اپنی ہی مرضی کرے گی؟ یو نو واٹ مسز زیدی، میں فارس شاہ ہوں اور میں کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا۔ اس کے انکار پر مٹھیاں بھیج گیا۔ ہر انسان کی مجبوریاں اسے مقابل کے آگے جھکنے پر مجبور کرتی ہے مسٹر شاہ، ورنہ سلیکون زیدی کسی کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھاتی۔ وہ تیکھے لہجے میں جواب دینے لگی، جسے دیکھ کر روباز کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، کیونکہ فارس کا سلیکون سے بات کرنا اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ مسٹر شاہ، ایک اور بات، آج سے آپ کا الگ کیبن ہوگا، کیونکہ ہم وائف ہسبینڈ کے درمیان آپ بھی رہنا پسند نہیں کریں گے۔ اس کے طنز پہ غصے سے لب بھینچ کے کسی کو کال کرتا اپنا کیبن ریڈی کروانے کی غرض سے اٹھ کھڑا ہوا، جس پہ وہ فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پہ سجاتی لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نگاہیں مرکوز کر گئی۔ سلیکون، وہ اس کی حرکت پہ کافی خوش لگ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف چہرہ اٹھاتی سوالی نظروں سے تکنے لگی۔ جب وہ ریوالونگ چیئر سے اٹھتا اس کے پاس آیا اور اس کے اوپر جھکتا اس کی آنکھوں میں تکنے لگا، جبکہ اس نے کوئی جسارت نہیں کی تھی۔ سلیکون، تم فارس شاہ سے دور رہو گی، سنا تم نے؟ اس کے لبوں پہ ہاتھ کا انگوٹھا پھیرتا پیاسی نظروں سے دیکھتا اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں فارس شاہ کے قریب جا رہی ہوں؟ اگر تمہیں اتنی ہی پرابلم ہے تو مجھے سنبھال کر رکھو، سمجھے؟ غصے میں اسے گھورنے لگی۔ جب وہ اسے بازو سے تھامتا ایک جھٹکے میں چیئر سے اٹھاتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے لبوں پہ جنونی انداز میں جھکا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ سلیکون کو لگا اس کے جسم سے جیسے جان نکل رہی ہے۔ اس سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کے سہارے کھڑی تھی، کیونکہ اس کا ایک ہاتھ سختی سے اس کی کمر کو جکڑے ہوئے تھا۔ وہ اس کی بے باکی پہ شرم سے لال چہرہ سمیت آنکھیں موندے ہوئے تھی، کیونکہ وہ جتنی بھی بہادر تھی اس کی بے باکیاں اسے لرزا رہی تھی۔ اگر تم کسی کے قریب آؤ گی تو وہ میں ہوں، اور ایک بات تم کان کھول کر سن لو، تمہیں دیکھنے کا، تمہارے قریب آنے کا، تمہیں چھونے کا حق صرف اور صرف روباز زیدی کا ہے، سمجھے؟ اس کے لب آزاد کرتا جنون سے بولا، جبکہ اس کے انداز پہ حیران ہوتی اسے گھور رہی تھی۔ ایک تو وہ آج اس قدر بے باک ہو رہا تھا، اور اوپر سے اس کی جنونیت، بے حد جنونیت، اس کا لہجہ اسے یہ سب کچھ غصہ دلانے کے ساتھ ساتھ بہت حیران بھی کر رہے تھے۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ وہ اپنی اکھڑی سانسیں بحال کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ جب وہ بغیر کوئی جواب دیے اس کے لبوں کا کونا اپنے دانتوں میں دباتا کاٹنے لگا، اور اس کے لب دوبارہ اپنے لبوں سے قید کے وہی عمل دہرانے لگا۔ اس کے ہاتھ اس کے پورے وجود پہ یہاں وہاں رینگ رہے تھے، جس سے وہ خواہش سی اس کی بڑھتی جسارتوں پہ سخت غصے میں تھی۔ وہ اسے آج بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا، لیکن آفس کا خیال آتے ہی فوراً اس کے لب آزاد کیے، لیکن اس سے الگ ہرگز نہیں ہوا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ کیونکہ اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی تو میں ساری دنیا کو آگ لگا کر خود بھی اسی آگ میں جل کر مر جاؤں گا، وہ اسے خود میں بھینچے شدت جذبات سے کہہ رہا تھا۔ اس کی باتیں آج اسے ڈرا رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے دھڑکتے دل سمیت اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ بولو، مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس کا سر اپنے سینے سے اٹھاتا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا دوبارہ پوچھنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھیں لال انگارہ بن گئی، جو اس کی اس بے نام جنونیت کا پتہ دے رہی تھی۔ نہیں جاؤں گی۔ اس کا جواب ملنے کی دیر تھی کہ وہ اس کی گردن پہ جھکتا اپنے لبوں کا لمس جا بجا چھوڑنے لگا۔ اس کی جسارتوں سے عاجز اس نے مزاحمت کرنا چاہی تو وہ ایک بار پھر اس کے لبوں پہ پوری شدت سے جھکا اور کچھ دیر یوں ہی انہیں قید کے رکھا، اور پھر لو بائٹ کرتا تب تک پیچھے نہ ہوا جب تک کہ اس کے لبوں کے کناروں سے لہو کی بوندیں نہ نکلنے لگی۔ اس کے لبوں سے رستا خون اپنے لبوں سے پیار سے چلنے لگا، کیونکہ آج پھر وہ اپنے لم سے اس کی جان نکالنے پہ تلا تھا۔ وہ اس کی جسارتوں پہ گہری سانسیں لیتی انہیں ہموار کر رہی تھی۔ وہ اس کی حالت پہ محسوس ہوتا دلچسپی سے اسے تکنے لگا۔ سلیکون زیدی، میری جنونیت تمہارا آخری قیام ہے جس میں تمہاری تاعمر تمہیں قید رہنا ہے۔ اس کی کمر پہ اپنے ہاتھ کی گرفت تنگ کرتا ہوا دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھوڑی سی اوپر کرتا پھنکارا، جبکہ اس کی سخت گرفت مچلتی خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میرے پاس تمہاری جنونیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری چلتی سانسوں کی روانی میں، میرے لہو کی بوند بوند میں تمہاری جنونیت سما چکی ہے، جس سے تم چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ تم روباز زیدی کی جنونیت کی انتہا ہو، جس کی کوئی سرحد نہیں، کیونکہ بے حد ہے یہ جنونیت، جو ہے جتنی ہے فقط تمہارے لیے۔ دشمن جاں تم مجھ سے جتنا بھاگو گی، میری جنونیت کی تپش تمہیں میرے پاس کھینچ لائے گی۔ اس کے چہرے پہ انگلی پھیرتا اسے خود سے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ تم نے پہلے میرے بہن کو کڈنیپ کروا کر اس کا نکاح زبردستی اپنے بھائی سے کروایا، اور اب میرے پیچھے پڑے ہو۔ آخر تم
चाहते क्या हो? उसकी आंखों से गिरती बार उसके गाल भिगो रही थी, जबकि उसके आंसू देखकर रुबाब ज़ैदी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। सिलिकॉन ज़ैदी, तुम्हारी आंख से निकले हर आंसू पर फक्त मेरा हक है। तुम हंसोगी तो मेरे लिए और रोओगी तो भी सिर्फ मेरे लिए, देखोगी तो सिर्फ मुझे, चाहोगी तो भी सिर्फ मुझे। समझे? रोना बंद करो। तुम्हारी इन प्यारी सी आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। पता नहीं तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि सिर्फ तुम्हें देखने के लिए बेताब रहता हूँ, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। और ये होंठ, तुम्हारे ये होंठ, तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी आंखें, उन्हें छूना मुझे अच्छा लगा और मैं आइंदा भी अब इन्हें छूना चाहता हूँ। तुम्हें खुद में महसूस करना चाहता हूँ। तुम मेरी क्या हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं पागल हूँ। क्यों हूँ, कैसे हूँ ये भी नहीं जानता, लेकिन तुम मुझे बेबस करती हो और मैं खुद पर हर इख्तियार खोकर तुम्हारे करीब खींचा चला आता हूँ। बस मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसका चेहरा हाथों भरता, कभी उसकी आंखें, कभी उसके गालों, कभी नाक, कभी ठोड़ी, कभी उसके लबों को चूमता, उसके चेहरे पे हर नक्श पे अपने लबों का लम्स छोड़ता शिद्दत से कह रहा था, तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। सिलिकॉन जो उसे हमेशा लाजवाब कर दिया करती थी, आज उसकी बढ़ती जसारतों पे उसकी बोलती बंद हो गई। वो इसके बदले हुए रवैये पे हैरानी के समंदर में गोताखोर थी। ना चाहते भी बिलाखिर उसे अपने हिसार से आज़ाद करता उससे अलग हुआ, जबकि उसका दिल अभी भी उसके लबों से मज़ीद प्यास बुझाना चाहता था, लेकिन दिल पे पत्थर रखते उसे छोड़ चुका था, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ कोई आ सकता था और वो नहीं चाहता था कि वो उसकी कुर्बत में मज़ीद बहक जाए। आगा जान, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें फैसला करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। वो जल्द अज जल्द अमल और मुर्तसिम की मंगनी कर देनी चाहते थे। आगा जान और सरगम ज़ैदी आगा जान के कमरे में काउच पे बैठे थे, जब उन्होंने रसानी से कहा, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन हम एक दफ़ा दोनों बच्चों की रजामंदी लेना चाहेंगे, क्योंकि पहले भी हमने रुबाब से पूछे बगैर उससे अमल के रिश्ते की बात छेड़ी थी, जो हमारे मना करने के बावजूद भी बहू ने अमल को बता दिया और वो उम्मीद लगा कर बैठ गई थी। इसलिए इस दफ़ा हम अपनी नवासी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे और ना ही ये चाहेंगे कि उनका दिल दुखे। वो काफ़ी बरहमी से दो टोक बात करते सरगम ज़ैदी को लाजवाब कर गए। जी बिल्कुल आगा जान, मैं आलियाना से कहूँगा कि वो अमल से पूछे, अब मुर्तसिम से मैं नहीं, आप खुद बात कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो मेरी बात से इनकार कर दे, लेकिन आपकी बात कभी नहीं टालेगा। उन्होंने साफ गोई का मुजाहरा किया, जिस पे वो उनकी बात से इत्तफा कर रहे थे, और फिर वो चंद एक बातों के बाद उठ खड़े हुए और उनके कमरे से निकलते चले गए। जी, आपको क्या लगता है कि मुर्तसिम मान जाएगा? क्योंकि रुबास ने भी तो इनकार कर दिया था और अब पता नहीं इस बात पे मुर्तसिम का क्या रद्दमल होगा। बीजान जो अभी वॉशरूम से निकलती उनके पास उसी काउच पे विराजमान हुई थी, फिक्रमंदाना सी उनसे मुखातिब हुई, कुछ नहीं होगा बेगम, मुर्तसिम आपके लाडले पोते की तरह सरफिरा बदतमीज़ और बदलिहाज नहीं है कि हमारे फैसले से इनकार कर दे। वो तो बहुत साबिर और तमीज़दार बच्चा है, हमें पूरा यकीन है कि वो मान जाएगा। वो पुरएतमाद लहजे में कहते उन्हें इत्मीनान दिला गए थे, जिससे वो कुछ मुत्तफिक दिखाई देती इस बात में सर हिला गई।